Good morning friends, welcome to PD classes, a very important topic for all those who are preparing for social studies. I hope students, these questions will be very fruitful for all of you. So in our team, we have Mr. Tolaram. Yes sir. And Tolaram, you are from Bundi? Yes sir. Okay. And next we have a candidate, Sunita Yadav. Yes sir. And Madam is from Alwar. Yes sir. Okay. Presently, Madam, you are staying in Mahendragarh? Yes sir. Okay. So can we start this question? Yes sir. Okay. So as our topic is social studies, Yes sir. तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि सोशल स्टडीज होता क्या है? कैन यू डिफाइन दिस? बिल्कुल सर। सर सोशल स्टडी एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हम अपने छात्र छात्राओं को समाज के बारे में अवगत करवाते हैं, हमारे इतिहास में क्या घटनाएं घटित हुई है उनके बारे में अवगत करवाते हैं तथा संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में उनको अवगत करवाते हैं कि किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ सकते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है, किस प्रकार की फसलों का और वन्य जीवों का हमें संरक्षण करना चाहिए। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने विभिन्न वन्य जीवों का संरक्षण के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई हैं जिससे छात्रों को अवगत कराया जाना चाहिए। वेरी गुड। आपका एनवीएस का इंटरव्यू कहाँ पर है? सर हमारा एनवीएस का इंटरव्यू नोएडा में है। और किस डेट को है? 19 मार्च को। मैडम आपका? सर मेरा भी 19 मार्च को ही है, नोएडा में ही है। नोएडा में ही है। वेरी गुड। हमारा एक स्टूडेंट है उसका गोवा में है। बिल्कुल सर, है ना? हाँ। तो बढ़िया, भी गोवा और बढ़िया बढ़िया जगह घूम रहे हो आप। चलिए मेरे कुछ क्वेश्चन है। विश्व में शांति स्थापित करने में यूएनओ का क्या योगदान है? सर यूएनओ एक वैश्विक स्तर पर एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच में अगर मतभेद हो जाता है तो उनका निपटारा करने के लिए यूएनओ आगे आता है और उन देशों में शांति स्थापित करने के लिए वो भरपूर प्रयास करता है। इसके लिए अभी हाल ही का थोड़ा सा दक्षिण कोरिया का मैटर था सर, जो उत्तर कोरिया ने जो वहाँ का शासक है किम जोंग उन, तो उसने थोड़ा सा मतलब मिसाइलों का परीक्षण किया था, तो उसके लिए यूएनओ आगे आया और उन्होंने उत्तर कोरिया के किम जोंग शासक को थोड़ा सा सबक सिखाया और उनके ऊपर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाकर उनको लाइन पर लेके आए। वेरी गुड। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने रहा हूँ। CAA आप अच्छे से जानते हैं, हमारे देश में बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है और किस धर्म विशेष के अगेंस्ट है? सर CAA का पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में लाया गया है। सर ये किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है, ये उन लोगों के लिए लाया गया है जो अपने पड़ोसी देशों में, विशेषकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और बांग्लादेश में अपने अल्पसंख्यक जो रहते हैं, वो हिंदू हुए, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जो 6 धर्म हैं उनके लिए लाया गया है कि जो वो वहाँ पर अल्पसंख्यक है उनको भारत में आश्रय दिया जाए, भारत की नागरिकता उन्हें दी जाए। ये किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट नहीं है सर। ओके मैम सुनीता, यू कैन हैव योर क्वेश्चंस प्लीज। यस सर, आप मुझे मौर्य शासक के बारे में बताइए जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। सर मौर्य काल में एक ऐसा शासक है जो भारत के इतिहास में वो 2 शासकों में गिना जाता है, उनका नाम है अशोक, जिसे द ग्रेट अशोक कहा जाता है। सर उन्होंने 261 ईसा पूर्व में एक कलिंग का युद्ध लड़ा था जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने उस हिंसा से अब युद्ध करने की कला को त्याग दिया और एक धर्म अपनाया जो उस समय बहुत प्रचलित था, उसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। और आज भी वो धर्म अपनी ख्याति को बनाए हुए हैं। उस धर्म को अपनाकर अशोक महान ने विभिन्न राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने बेटे और बेटी संघमित्रा और महेंद्र द्वितीय को उस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एशिया के विभिन्न देशों में भेजा। और अशोक महान ने इस धर्म के साथ साथ अपने अभिलेखों और शिलालेखों के माध्यम से जो उसके राज्य के कानून थे उनसे जनता को रूबरू करवाया। वेरी गुड। वर्तमान परिदृश्य में विश्व में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और क्यों और इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सर इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, कोई देश जिम्मेदार नहीं है, कोई राज्य जिम्मेदार नहीं है, कोई संगठन जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, जो विश्व का जो नागरिक हैं, जो सारे नागरिक हैं वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही हैं जो जल प्रदूषण कर रहे हैं, वायु प्रदूषण कर रहे हैं और ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। तो इस सब के लिए हम सभी को आगे आकर इस समस्या का समाधान करना होगा। ओके। विश्व इतिहास में उपनिवेशों की स्वतंत्रता का दौर फ्रांस की क्रांति के बाद शुरू हुआ, क्यों? सर इसका रीज़न ये था कि फ्रांस की क्रांति में हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ये 3 नारे मिले थे, जिसको विश्व के जो उस समय के जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे ज़्यादातर एशिया में और अफ्रीका में थे,
तो उन लोगों को इससे चेतना मिली, इससे जागरूकता मिली और उन्होंने सोचा कि हम क्यों न हम भी स्वतंत्रता का पाठ उनसे सीखें और हम भी स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करें। तो उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा वहाँ से मिला था उनका पालन करके उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए उन्होंने अपने आप में एकजुटता लाने की कोशिश की और इसी प्रयास में भारत भी 1947 में आज़ाद हो गया। वेरी गुड। भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी विशेषता है जो उससे विश्व के अन्य देशों के संविधान से अलग करती है? सर, भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता यही है कि भारत का संविधान 1946 से लेकर 1950 के बीच में बना था और इसको बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय के विश्व के जितने भी देश थे उन सभी के देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनमें से जो भी अच्छी अच्छी बातें उनको लगी वो सब उन्होंने भारतीय संविधान में शामिल की और इससे भारत का संविधान विश्व के सभी अन्य देशों के संविधान से अलग है। जैसे भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए और सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए जो राज्य के कर्तव्य होते हैं। इसी प्रकार से भारतीय संविधान का जो रूपरेखा है वो विश्व के सभी अन्य देशों से थोड़ी अलग है। वेरी गुड। न्यायपालिका को कार्यपालिका के पृथक क्यों किया गया? सर, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक इसलिए किया गया है कि जो भी न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी प्रकार के पक्षपातपूर्ण भरे निर्णय न लें। क्योंकि अगर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं करते तो कार्यपालिका में बैठे जो मेंबर रहते हैं वो न्यायपालिका को भ्रष्ट बना सकते थे, न्यायपालिका को अपने अनुसार निर्णय देने के लिए बाध्य कर सकते थे। राइट। भारत को किस शहर के हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? सर, भारत में अभी तक यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची है उसमें 37 साइट्स थे। अभी हाल ही में 2019 में भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर शहर को, जो कि राजस्थान की राजधानी भी हैं, को 38वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। जो अभी जयपुर के शामिल होने के बाद भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुके हैं। और ये अपने आप में पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि एक पूरे शहर को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बना दिया गया। ओके। भारतीय आधुनिक इतिहास का आरंभ कब से और क्यों माना जाता है? सर, भारत के जो आधुनिक इतिहास का आरंभ है वो जब से यूरोपीय भारत आने लगे थे और जब से यूरोपीय नई नई तकनीकें लेकर भारत आ रहे थे तभी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। वैसे आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के पतन के बाद ही शुरू हो जाता है। तब से ही यहाँ पर अंग्रेज और यूरोपीय आने लग गए। हैव योर क्वेश्चन प्लीज सुनीता। यस सर, ये प्राचीन भारत के अंदर जो मुख्य शिक्षा के केंद्र थे, क्या उनमें से कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल मैम। एक था मैडम नालंदा, एक था तक्षशिला, जो उस समय हिंदुस्तान में ही थे, लेकिन वर्तमान में जो तक्षशिला हैं वो अफगानिस्तान में हैं। और उस समय का जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो वर्तमान के बिहार राज्य में है और वो अपने प्राचीन काल में भारत देश की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ओके। राज्य के नीति निर्देशकों का क्या आशय? सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को अपने कर्तव्य से अवगत कराते हैं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करते वक्त यह उल्लेख किया था कि जो सरकार बनते हैं वो लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा बनते हैं। अगर लोगों के प्रतिनिधि अपनी सरकार के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करवाते हैं तो लोगों के पास ये राइट है कि अगली बार वो सरकार को बदल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को सही दिशा में चलाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। ओके। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? सर, अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर प्राचीन काल के बड़े और सुंदर चित्र वहां पर उत्कीर्ण किए गए हैं और इसलिए वह आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित है। ओके। वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य होता है? सर, वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के पीछे सरकार का यही उद्देश्य होता है कि हम वन्यजीव संरक्षण के प्रति अपना योगदान दें। क्योंकि वर्तमान में सर एशियाई शेर जो कि अब लुप्त होने की दशा में है, सरकार द्वारा अभी वर्तमान में बहुत सारे टाइगर रिजर्व परियोजनाएं चालू की गई है। जैसे हमारे राजस्थान के अलवर ज़िले में है, सवाई माधोपुर में है, कोटा के मुकुंदरा हिल्स में है। इसके माध्यम से सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार आम नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम्स को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा?
सर, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को आधुनिक भारत के मंदिर इसलिए कहा क्योंकि डैम्स का जो पानी होता है उससे हम सिंचाई भी कर सकते हैं, उसमें हम मछली पालन भी कर सकते हैं, डैम्स के द्वारा हम बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, डैम्स में हम पर्यटन स्थल भी विकसित कर सकते हैं, जिससे भारत सरकार को राजस्व के द्वारा आय भी होगी, और डैम्स के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की थल और जल क्रियाएं भी संपादित कर सकते हैं। ओके, भारत विविधता में एकता को परिभाषित करता है, बिल्कुल। क्यों कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत एक विभिन्न भौगोलिक दशा का देश है, जहाँ पर असम से लेकर गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर केरल, तमिलनाडु तक विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ निवास करती हैं, जिसमें अलग अलग धर्म हैं, विशेषतया हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, विभिन्न धर्मों का यहाँ पर मिश्रण है। और इसी आधार पर भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी घोषित किया गया है, जिससे भारत को ये फ़ायदा होता है कि भारत के जो नागरिक हैं वो मिलजुल कर रहें और उनमें किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता उत्पन्न ना हो। ओके, भारत का ऐसा कौन सा धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी लेकिन उसकी ख्याति एशिया के अन्य देशों में ज़्यादा है? सर, भारत का एक ऐसा धर्म है जिसका प्रचार प्रसार द ग्रेट अशोक महान ने भी किया था। उसकी उत्पत्ति गौतम बुद्ध द्वारा भारत में की गई थी, लेकिन हाल ही में वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो उसका जो विकास है वो वर्तमान में भारत देश में कम है, लेकिन एशिया के विभिन्न देशों में उसका विकास बहुत ज़्यादा है, जैसे चाइना में, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो इन विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का रुतबा थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैडम प्लीज हैव योर क्वेश्चन। संगीता, ये 1857 की क्रांति में भारत को स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल पाई थी? मैडम, 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि 1857 की क्रांति से पूर्व सभी भारतीयों को सूचित नहीं किया गया था। 1857 की क्रांति की जो डेट फिक्स की गई थी वो 31 मई थी, लेकिन क्रांति की शुरुआत 10 मई को ही हो गई। इसलिए भारत के सभी जो नागरिक थे वो एकजुट नहीं हो पाए, उनको सूचना नहीं मिल पाई, इसलिए उस समय हमें भारत को आज़ादी नहीं मिल पाई, नहीं तो 1857 में भारत को आज़ादी मिल जाती। ओके, गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? सर, गांधी जी को राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्रथम नेता थे जिन्होंने समस्त भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य किया। उन्होंने भारत के सबसे बड़े संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया, और उनका बंटवारा होने के बाद भी उन दोनों दलों को एक साथ लाने का श्रेय गांधी जी को जाता है। भारत में 563 रियासतों के एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल जी को नाम दिया जाता है, ऐसा क्यों? सर, भारत में जो 563 रियासतें थी वो उस समय के दौर में देखा जाए तो उस समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए भारत पर दबाव डाला जा रहा था, और बंटवारा हो भी गया। उसके बावजूद भारत के जो लौह पुरुष रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भारत की 563 रियासतों को अपनी कूटनीतिक और राजनीतिक चाल के द्वारा उन्होंने एक किया, लेकिन फिर भी अंत में हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ 3 रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में मिलने के लिए तत्पर थी। लेकिन उनको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीतिक और सैन्य कार्रवाई के द्वारा उन्होंने भारत में मिलाया। तो ये कोई सरल काम नहीं था सर, उस समय का ये एक बहुत महान काम था। इसी वजह से भारत के कद्दावर नेता श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। भारतीय इतिहास में 2 शासकों को ही महान शासक की उपलब्धि हासिल हुई। 2 शासक कौन है और महान घोषित करने के पीछे इसकी वजह क्या थी? सर, भारत में 2 ही शासकों को अब तक महान घोषित किया गया है। उनमें एक था द ग्रेट अशोक और एक है द ग्रेट अकबर। दोनों की नीतियों को देखें सर तो उन दोनों की नीतियाँ किसी भी धर्म के प्रति गलत नहीं थी। वह उन दोनों ने सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया और सभी धर्मों के प्रति उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। द ग्रेट अशोक ने बौद्ध धर्म के साथ साथ सभी धर्मों को आश्रय दिया। वैसे ही अकबर एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने अपने जो राज दरबार है उनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध सभी धर्मों को उन्होंने समान संरक्षण दिया और सभी लोगों को उन्होंने साथ लेकर चलना स्वीकार किया। वेरी गुड। IST का विस्तारित नेम? सर, IST का विस्तारित नेम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके। नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं? सर, एशिया गिर राष्ट्रीय उद्यान सर, जो कि गुजरात में है। वेरी गुड। 2011 की जनगणना किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और क्यों?
सर 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। उसका कारण यही है कि सर वहाँ पर शुरू से ही साक्षरता में वो राज्य अव्वल रहा है और वहाँ पर शिक्षित जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, जिस कारण से वहाँ पर लोग अपने बच्चों को गुड एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करवाने के लिए उन्हें अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वो उन्हें गुड एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं। वेरी गुड। आज आपको 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं पीडी क्लासेस पर, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके, और मैडम का तो आज फर्स्ट डे है, तो मैडम को कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, कॉन्फिडेंस आ रहा है। Yes, ठीक है भैया, अभी 2 डेज हम ज़्यादा आपसे नहीं पूछ सकते, पर ओवरऑल फूड एकोमोडेशन वगैरह अच्छा है आपके लिए? हाँ बिल्कुल सर, गुड। ओके, हाल ही में कौन से स्टेट में बीजेपी अधिक सीटें जीतने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई? सर अभी हाल ही में 2019 में जो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर बीजेपी बहुमत में तो नहीं थी, लेकिन वो अदर पार्टी के मुकाबले वो ज़्यादा सीटें हासिल की थी। लेकिन उसके साथ हुआ ये कि जो शिवसेना थे उन्होंने अंत में उनके साथ गठबंधन बनाने से मना कर दिया, इसलिए बीजेपी ज़्यादा सीटें हासिल करने के बाद भी वहाँ पर सरकार नहीं बना सकी। ओके, बढ़ती बेरोजगारी के लिए आप किन फैक्टर्स को मानते हैं भारत में? सर बढ़ती बेरोजगारी के लिए भारत में सबसे बड़ा फैक्टर है बढ़ती जनसंख्या। ओके, लोगों में स्किल्स का अभाव और विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिनके माध्यम से वो अपने परिवार को सही दिशा नहीं दे पाते हैं, और बस सर। ओके, राजस्थान से बिलोंग करते हैं आप, तो राजस्थान में आने वाली प्राकृतिक आपदा के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल सर। सर राजस्थान में वैसे तो ज़्यादातर प्राकृतिक आपदा सूखा की आती हैं। ओके, सूखा क्योंकि यहाँ पर अनियमित वर्षा होती हैं और अनिश्चित होती हैं। Yes. जैसे अगर राजस्थान के पश्चिमी जिलों को देखें तो वहाँ पर सामान्यतः सूखा ही रहता है, तो वो एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है जिसकी वजह से राजस्थान के अधिकतर लोग उसको फेस करते हैं। ओके, भारतीय संविधान का प्रियम्बल क्या दर्शाता है? सर भारतीय संविधान का प्रियम्बल जो संविधान की मूल संरचना है उसको बताता है, उसकी जो आधारभूत ढांचा है उसको सामने लाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हमारे संविधान में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। थोड़ा लोकसभा और राज्यसभा को थोड़ा एक्सप्लेन करो अच्छे से। सर राज्यसभा और लोकसभा भारत की संसद के 2 सदन हैं, जिनमें राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, उनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी 233 सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं। Okay. राज्यसभा के सदस्य राज्यों के लिए को प्रतिनिधित्व करते, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। Okay. लोकसभा में 545 सीटें होती हैं, उनमें से 2 राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं और 543 भारत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। ओके, आपसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ आप बूंदी से, तो कुछ बूंदी के बारे में हमें बताइए। सर बूंदी एक ऐतिहासिक नगरी है। Okay. जो अपने विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए फेमस हैं। बूंदी में विशेषतया तारागढ़ फोर्ट, रामेश्वर महादेव टेम्पल, छोट माता टेम्पल, गरुड़धा बांध, जो गरुड़धा बांध सर अपनी पशु पक्षियों की चित्र शैलियों के लिए फेमस हैं, जो अपनी शैलियों के लिए पूरे राजस्थान क्या पूरे भारतवर्ष में फेमस है। जो बूंदी है वहाँ पर तलवास हैं, सुख महल निवास हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के स्मारक वहाँ पे हैं। सर बूंदी को हम बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। Okay. बावड़ियों का शहर यानी जो वेल्स होते हैं उन्हें स्टेप वेल्स जो कहते हैं, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इसलिए उसे बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा हमें एनवीएस के बारे में बताइए, क्योंकि आप एनवीएस में एंटर हो रहे हैं। Yes, sir. तो डेफिनेटली कुछ आप पढ़ के आए होंगे, बिल्कुल बताइए। सर एनवीएस इज अ एस्टिमेट ऑर्गेनाइजेशन विच इज फेमस फॉर इट्स रेजिडेंशियल क्वालिटी। ओके, सर एनवीएस एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन दिया जाता है। सर एनवीएस हर साल 6th क्लास में एक 5th क्लास के एंड में एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें ज़्यादातर 75% वेटेज रूरल एरियाज़ को और 25% अर्बन एरियाज़ को दिया जाता है। उनमें यूँ है कि जो रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 75% रिजर्व, उनके सीटें रिजर्व। वेरी गुड। अब मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो ये है कि आधुनिक बच्चों को प्राचीन इतिहास पढ़ाने की क्या फ़ायदा है, उपयोगिता क्या है इसमें? सर उपयोगिता इसकी ये है कि
हमारे जो आधुनिक बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या गलतियां कर चुके थे। उनकी गलतियों को हम ना दोहराएं और उनसे हम और उन्होंने क्या अच्छा किया, ये क्या अच्छा किया वो भी हम राइट अपने बच्चों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा भी बहुत हुआ है, तभी हमारा देश प्रोग्रेस किया। आई होप मैडम दिस सेशन इज गुड विद द कैंडिडेट। Yes, sir. Okay, it's right time to give him blessings. Yes, sir. Wonderful, keep it up.